अभी तक कोई पूछने की जहमत नहीं कर रहा कि भाईजान ये चूना खाना है कि नहीं। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा आपको, विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे आपको, नेचुरल फलों में मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे, आप उन चीजों को क्यों हम इनटेक नहीं करते। और ये जो फूड सप्लीमेंट की आप बात करते हैं, मैं इससे अच्छा फूड सप्लीमेंट देता हूं, घर में खुद बना लें। बताएं जी। 1 पाव खजूर ले लें, 1 पाव खजूर जी, नरम वाली खजूर लेनी है, सख्त वाली ना हो, नरम वाली खजूर हो, और खजूर की उसमें से गुठलियां निकाल दें, गुठलियां निकाल दें, और जो पीछे खजूर बचती है गुठली के बगैर, आप उसका वजन करें 1 पाव। बादाम लेकर आए साबुत, यानी वो छिलके वाले, ठीक है। उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश ताजा गिरी निकालें, और वो ताजा गिरियां निकाल के उन गिरियों का वजन करें 1 पाव। और दोनों चीजों को चट्टू बट्टे में डाल के हाथ से अच्छी तरह कूट कूट के, गिरी बादाम की और खजूर, इन दोनों को यकजान कर लें कूट कूट के। ठीक है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाए, जब आपको ना पता चले कि गिरी किधर गई और ना पता चले खजूर कहाँ है, मिक्स हो जाए अच्छी तरह कूट के यकजान 2 काले, तो फिर आप उसके अंदर 1 पाव शहद जो है वो मिक्स कर दें। ठीक है। इससे अच्छा और आपको कोई फूड सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। और करके देखें, करके देखें। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बताया, लोगों ने, पब्लिक में, कौम ने जहां जहां दुनिया में इसको किया ना सर, वहां से एक मेरे पास वॉइस मैसेज रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पे ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि इनके खाने से उनको जो फायदे हुए और जिस तरह से वो दुआएं दे रहे हैं, करके देखिए। अच्छा, जिन लोगों को ये लो एनर्जी का मसला है कि जी हर बंदा कहता है, आपको नौजवान भी आजकल ठुस्सी नजर आएगा बेचारा, ऐसे परेशान क्यों नजर आएगा ना, ठीक है, बर्गर देखें, वो सो के उठ रहा पिज्जे, है। शवारमे, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो ये देखा है कि वो सो के उठता है तो बेचारा लागर है, ठीक है, सोने जा रहा है तो तब लागर है, दफ्तर में आ रहा है तब लागर है, खाना खा लेता है उसको फिर नींद आना शुरू हो जाती है। ये एनर्जियां हमारी चली कहाँ गई हैं? और ये जो आपने भी बताया, इससे एनर्जी बहाल हो जाएगी। आप ये करके देखें, कौम करके देखे इसको, ठीक और उसके बाद बताए कि कोई भी इसको 2 हफ्ते लगातार खाए और उसके बाद वो ये कहे कि मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो जितने आपको लोग ये बताएं कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, पैसे मैं दे दूंगा उनको वापस। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान का अगर देख लें, ये सी सेक्शन हो रहे हैं बड़े ज़्यादा। ठीक है, आप बैक टू नेचर, आप तो वो कैंपेन चला रहे हैं बैक टू नेचर, तो क्या पुराने ज़मानों में सी सेक्शन हुआ करते थे, और आज जो सी सेक्शन के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे होते हैं, या सी सेक्शन करने के लिए वो जो खौफ बेचा जा रहा होता है कि बच्चे की हार्ट बीट स्लो हो गई है, बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई है, नहीं, बच्चे ने अंदर पोटी भी कर दी है, हाँ ये जी, भी होता है। वो मैं पूछता हूँ एम्पिरिकल कॉर्ड जो है वो उसके गले में वो हो गई है। सारा कुछ आएगा। देखिए बात पता क्या है, सिर्फ एक गुजारिश है और मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। वो गुजारिश ये है, बड़े ही अदब से हाथ इधर बांध के ऐसे, कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, या जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, या जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, या जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कोई एक बंदा जो भी इस पर डायरेक्टिव जारी कर सकता है या करवा सकता है, सिर्फ एक डायरेक्टिव जारी करवाना है। और वो डायरेक्टिव क्या है कि कल से, फर्ज करें कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वैसे मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ, मियाँ साहब आपका मैं हमसाया भी हूँ डिफेंस में, उनका घर और मेरा घर साथ साथ है, तो हमसाया दे भी कोई हक होता है ना, हकूक होते हैं। तो उसी में चले मैं गुजारिश कर लेता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्लीज एक काम तो कर दीजिए, एक एहसान अजीम कर दें इस कौम पे, एक डायरेक्टिव जारी कर दें कि कल से पूरे पाकिस्तान में जहां भी नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी फीस क्या होगी, और जो सिजेरियन से होगी उसकी फीस क्या होगी। और मैं इसमें एक छोटी सी गुजारिश दे देता हूं, जी, काम बड़ा आसान हो जाएगा। उस डायरेक्टिव में यह लिखा हो कि कल से पूरे पाकिस्तान में जहां भी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स करेगा उसकी फीस होगी 20,000 रुपया। ओके, नॉर्मल डिलीवरी की फीस होगी 20,000 रुपया। और जहां भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी कोई डिलीवरी सी सेक्शन ऑपरेशन से होगी उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,000 होगी। कल से क्या होगा बताइए, नॉर्मल शुरू हो जाएंगे सारे।
एक रात के डायरेक्टिव से कौन सी काया पलट जाएगी जो ये कहा जाता है माएँ वो नहीं रही, खुराकें वो नहीं रही और मसाइल वो नहीं है, अब वो कैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे। वो भाई पेट काटा जा रहा है सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पेट काटा जा रहा है पैसों के लिए। एक फीमेल खरगोश आज भी हर चांद के चांद यानी महीने बाद 12, 14, 16 बच्चे पैदा करती है एक फीमेल रैबिट। हर चांद के चांद, हर चांद के चांद, हर महीने, यूं समझ लें। सी सेक्शन नहीं है इसमें सर मैंने कहा कि वो 12, 14, 16 बच्चे कम से कम पैदा करती है, उसका एक भी दफा सी सेक्शन नहीं, उसका एक भी नहीं अड़ रहा, उसका एक भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई हर्डल नहीं हो रही। किसी भी जानवरों वाले डॉक्टर ने उसको ये नहीं कहा होगा कि तुम्हारे बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आगे पीछे हो गई है, या उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, या वो रैबिट की अच्छा चलिए ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं हम, जरा कौम को कहते हैं कि आए जरा गूगल पे सर्च तो मारें कहीं। ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट एनिमल टीवी चैनल्स भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हम देखते भी रहे। आज तक कोई कभी सुना है कि किसी जानवर का सी सेक्शन हुआ? नहीं है, नहीं है। एक सिर्फ हमारी खातून जो है वो बच्चा पैदा नहीं करती, बल्कि उससे ज्यादा मखलूक अल्लाह की दुनिया में रुए जमीन पर बेयारो मददगार जंगलों में, मुख्तलिफ जगहों पे, खेतों में, देहातों में, खाली प्लॉट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे बच्चे पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या उनके लिए खुराकें और हैं और हमारी और है? क्या उनके लिए एनवायरनमेंट और है और हमारे लिए और है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पता है वो क्या रहा है, एक कौम को और एक बात समझानी है, वो ये है कि जब हम किसी के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास, तो वो जो हमारी LMP और EDD निकालता है ना, वहां पे एक जो है ना वो आपको चीट कर रहा है। अच्छा, एक ब्लंडर कर रहा है आपके साथ। फर्ज करें कि एक खातून किसी डॉक्टर के पास गई, उसने कहा जी मुझे पीरियड्स नहीं हुए। उसने कहा ठीक है, ओके, आप मैरिड हैं? यस। उन्होंने कहा जैसा करें आप ना हमल टेस्ट करवाएं। हमल टेस्ट होके आ गया, रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव आ गई। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, तो जी माँ बन गए हो। ठीक है, क्या जी ठीक है। उसने डॉक्टर ने उससे पूछा कि मिसेस फलां, आप ये बताओ कि आपकी लास्ट मेंसेस पीरियड डेट क्या थी, जिसको हम LMP कहते हैं, डॉक्टरी में LMP कहते हैं, लास्ट मेंसेस पीरियड डेट क्या थी। फर्ज करें औरत अनपढ़ है या नहीं इतना पढ़ी, तो वो आगे से पूछेगी डॉक्टर साहब की पूछ दियो, तो वो कहता है कि जी मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको आखिरी मेंसेस कब आए थे? आए थे, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुए थे, आए थे। जब भी आए थे, स्टार्ट हुए या आए थे, एक ही बात है ना, स्टार्ट हुए या आए थे। ठीक है। उसने उसको ये क्यों नहीं पूछा कि आप नहाए कब थे? आने में और नहाने में कितना फर्क है सर? 5-7 दिन का, 7 दिन का फर्क है ना, एक वीक। यानी नपाकी शुरू कब हुई थी वो ये तो पूछ रहा है, ये क्यों नहीं पूछ रहा कि आपकी नपाकी खत्म कब हुई थी? उस नपाकी में तो ना मीटिंग होती है और ना ही अमल ठहर सकता है। तो फिर हम ये 8 दिन उसी के अंदर, एक हफ्ता या 7 दिन का हफ्ता है, तो वो हम उसी के अंदर क्यों शामिल कर रहे हैं? एक नंबर 2, इन्हीं की साइंस ये कहती है कि जी एक हफ्ता फिर जो लगता है वो बच्चादानियों में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, एग बनते हैं, फिर एक एग मैच्योर होके तो वो नीचे यूट्रस में आता है, तो 7 या 8 दिन के बाद वो एग नीचे आता है, तो फिर प्रेगनेंसी होगी, अमल ठहरेगा। एग अभी आया ही नहीं तो हमल कैसे ठहर जाएगा? ठीक हो गया? ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि एक हफ्ता नपाकी वाला और एक हफ्ता एग बनने वाला, ये अगर हफ्ता किसी के नजदीक 7-7 दिन का है तो 14 दिन, और अगर कोई कहता है नहीं जी हफ्ता 8-8 दिन का होता है तो फिर 16 दिन। यानी आई मीन टू से कि 14 से 16 दिन, 2 हफ्ते तो हमें LMP में शुमार करने चाहिए, और उसी के मुताबिक EDD अगर निकाल देंगे तो फिर ये 2 हफ्ते जिसमें कुछ नहीं हो सकता वो हमने बीच में रखे और एंड पे जाके EDD उसी के ऊपर डॉक्टर ने निकाल दी, तो फिर वो आपको 14 से 16 दिन पहले बुलाकर आपकी दर्दें ढूंढना चाह रहा है, और आपको उस वक्त दर्द आएंगी नहीं आएंगी, पेन कहां से मिलेंगी? तो फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा जी सिजेरियन होना है, करवाओ। अच्छा एक ऑपरेशन सिजेरियन हो गया तो कहता है जी अगला भी इसी से होना है, तीसरा भी इसी से होना है, चौथा भी होना है, और चौथे के बाद
कहता है जी अब आप पैदा ही नहीं कर सकते, चूंकि चारों साइडों पे मैंने उस यूट्रस को आपके को टक लगा लगू के कर दिया हुआ है, आप हुण तुसी की करो, हुण तुसी फैमिली प्लानिंग करो, हुण तुसी बच्चे या यूट्रस ही कढ़ा दो, बच्चे ना पैदा करो, हुण हो ही नहीं सकते। तो यहां पे सिर्फ जो है वो सिजेरियन बनाने के लिए ये 16 दिन 14 दिन बीच में रखे जाते हैं, और उसके बाद भी हो सकता है, फर्ज करें वो मेरी मिसेज है तो 14 दिन या 16 दिन तो पहले ये देखने हैं, और उसके बाद हो सकता है 10 दिन मैं इस्लामाबाद था तो मैंने वहां से व्हाट्सएप किया, कुछ व्हाट्सएप तो नहीं ना किया सर वहां से कुछ, तो मैं जब आऊंगा तो मीटिंग होगी ऐसे ही। तो ये भी हमें देखना है। तो हो सकता है कि अभी आपकी ईडीडी जो है वो डॉक्टर गलत निकाल के तो आपको कहां धकेल के खड़ा है, फिर वो घर वाले भी कहते हैं देखा ना जी पेन नहीं आ रही क्या करें, और एक ऊपर से ये बड़ा जुल्म शुरू हो गया पेनलेस डिलीवरी करा लें। हाँ जी, वो इंजेक्शन लगा लो कमर में, बस ठीक है। और हमारी आज की हमारी बेटी हर वो यही चाहती है बस वो पेनलेस डिलीवरी हो जाए, बस ऐसे ही जान छूटे, ऑपरेशन हो जाए, इधर से खत्म कहानी। तो वो जो माँ और बच्चे का रिश्ता था ना, अब उसमें भी वो फिर देख लें फासला कितना आ गया। नेचुरल वे और अननेचुरल वे दोनों में फर्क दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस आना पड़ेगा सर, नहीं तो तबाही और बर्बादी मुकारा मुकद्दर बन चुकी हुई है, इससे जान कोई नहीं छुड़ा सकता। सही। एक और डॉक्टर साहब, एस्थमा और एक्जिमा, इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर बच्चों में ये मसाइल हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे एस्थमेटिक हैं, फिर एक्जिमा भी हो जाता है उन्हें। उसकी वजह यह है जो एस्थमा है, दमा जिसको कहते हैं, ये हमारे यहाँ जब भी नज़ला ज़ुकाम होगा सर, ना नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, और उसके बाद छींकें जिसको हम एलर्जी भी कह लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको बीमारी भी समझते हैं, इवन बुखार, ठीक है, इवन खांसी, इवन आपके जिस्म पे दाने फोड़े फिंसियों का बनना, मोशन का लगना, उल्टियां आना, ये बीमारियां नहीं है, लेकिन हमने इसको बीमारियां कह दिया हुआ है। नज़ला ज़ुकाम फ्लू उस वक्त होगा जब आपके ब्रेन में नर्वस यहाँ पे आपके, जब हम बलगमी रतूबात वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे, ठंडी चीज़ें या बादी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, बलगम बनेगी, दिमाग की तरफ आएगी, और उसके बाद ये अल्लाह ताला ने इस टैंकी का यहाँ पे स्पेलवे और मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं, ये ड्रेन आउट है। नाक, आंख के करीब टीयर साइंसेस, मैग्जीला साइंसेस, मुख्तलिफ साइंसेस हैं, वो खुलते हैं और पानी वहाँ से ड्रेन आउट होता है, और हम उसको नज़ला ज़ुकाम फ्लू समझ कर उसके बाद हम उसको फौरन उसके लिए एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर कुछ भी ले लेते हैं, उसको रोक देते हैं। जब हम उसको रोकते हैं तो हमारे साइंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। साइंसेस ब्लॉक होंगे तो वो जो नालियों के अंदर आ चुका हुआ है ब्रेन से निकल कर उसमें से, वो आपकी नालियों में रुक गया, जमना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर बुखार आएगा। बुखार हमारी बॉडी का नेचुरली एंटीबायोटिक अमल है जो हमारे जिस्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है, और वो मुख्तलिफ फासद मादों को, जहरीले मादों को किल करने चाह रहा होता है। या ये जहां जो ब्लॉक हो रही हैं उनके अंदर वो जम जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए बुखार आता है। फिर हम बुखार को दबा देते हैं फौरन 2 गोलियां पैनाडोल देके, जो कि 7 साल हो गए पाकिस्तान में पैनाडोल वाज बैन, और हम उसको खाकर बुखार फ्लू को दबा देते हैं। बच्चों को सिरप, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी देकर, तो ये सारे निमोनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ बच्चों की हो रही है। उसकी वजह कि हमने जैसे ही, अच्छा एक और है जो बड़ी ही प्रैक्टिस, वो माओ को पूछे तो वो कहते हैं ये डॉक्टर भी हमारे साथ यही करते थे, अब हमने शुरू कर लिया है। वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाते थे, वो पैनाडोल भी दे देता है और साथ उसके ब्रूफेन सिरप भी दे देता है। वो कहते हैं दोनों मिला के, वो कहते हैं 1-1 चम्मच या ड्रॉपर या आधा ड्रॉपर डोज के मुताबिक पिलाओ। ये दोनों देने से बच्चों को अस्थमा, खांसी और दमे के मसाइल और आगे आगे बिगड़ता हुआ काम कहां से कहां पहुंच जाता है।